फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने जो एक वीडियो उठाया है आपके लिए इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास के द्वारा मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारी साइकोलॉजी रीट के लिए सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, स्कूल लेक्चर, केवीएस, नवोदय, सीटेट, जितने भी आपके टीचरशिप एग्जाम हैं उनके लिए जो साइकोलॉजी आपको आती है वो सारी कंप्लीट करा दूं स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट। और इसी क्रम में दोस्तों अपन का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समायोजन, है ना। मैंने पहले वीडियो में समायोजन के आपको बता दिया, समायोजन, कुसमायोजन, रक्षा युक्तियां और मानसिक स्वास्थ्य, ये चार सब टॉपिक हमारे रहेंगे। दोस्तों समायोजन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, कुसमायोजन कर दिया। अब बात आती है कि जब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको इसी टॉपिक पर ला रहा हूं। जब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो फ्रायड के अनुसार क्वेश्चन आ रहा है, मन का कौन सा भाग पर कुप्रभावित होता है। फ्रायड ने मन के तीन भाग बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। तो इन तीनों में से कौन सा भाग है जो कुप्रभावित होता है, कब? कुसमायोजन की स्थिति में। तो दोस्तों उसका उत्तर है आपका स्वयं। क्या? स्वयं, अहम, जिसे हम ईगो कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगो, है ना। ईगो को क्या कहते हैं हम? अहम या स्वयं या चेतन। ये आपका उत्तर है दोस्तों। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि कुसमायोजित स्थिति में व्यक्ति के मन का कौन सा भाग चोटिल होता है, कुसमायोजित होता है या फिर आघात होता है। तो उसका उत्तर क्या दोस्तों? ईगो। और ईगो का हिंदी कुछ भी लिख सकता है वो, अहम, स्वयं, स्वयं आता है क्वेश्चन, स्वयं है या चेतन, ठीक है। इसी स्वयं के बचाव के लिए फ्रायड ने एक बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। मैं बार बार फ्रायड काम ले रहा हूं, याद रखना कि रक्षा युक्तियां जो दी है वो किसने दी है दोस्तों? फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड की बेटी थी अन्ना फ्रायड। कौन थी? अन्ना फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड और अन्ना फ्रायड इन दोनों ने रक्षा युक्तियों पर काम किया है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि रक्षा युक्तियों से किसकी रक्षा की जाती है या किसका बचाव किया जाता है? तो उसका उत्तर है दोस्तों स्वयं का, अहम का, चेतन का या ईगो, ठीक है। अब फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्वयं किससे चिंतित होता है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको कुसमायोजन के 4 रोग बताए थे और चौथा रोग बताया था मैंने, क्या? दुश्चिंता, है ना, बताया था ना, दुश्चिंता। तो जब ये स्वयं चोटिल होता है या स्वयं कुसमायोजित होता है तो उसमें दुश्चिंता पैदा होती है ना। तो इस दुश्चिंता को दूर करने के लिए, दुश्चिंता को समाप्त करने के लिए व्यक्ति समय समय पर रक्षा युक्तियां काम लेता है, ठीक है। तो आपका समझ में आया रक्षा युक्तियां क्या है? अब मैं समझा दूं। स्वयं के बचाव के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए या दुश्चिंता को दूर करने के लिए व्यक्ति समय समय पर बार बार जो युक्तियां, जो तरीके, जो मैकेनिज्म काम लेता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रक्षा युक्तियां कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो आप इड, ईगो, सुपर ईगो को मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। इड एक बुरी प्रवृत्ति है, ठीक है। इड दबाव डालता किस पर? ईगो पर, कि बुरा काम करो। सुपर ईगो एक आदर्श प्रवृत्ति है, सुपर ईगो दबाव डालता है ईगो पर कि अच्छा काम करो। तो दोनों के बीच में कौन फंस रहा है? ईगो फंस रहा है ना। तो चोटिल भी कौन होता है? ईगो ही होता है। इसलिए दुश्चिंता भी किसमें पैदा होती है? ईगो में। ना तो इड में होती, ना सुपर ईगो में होती। किसमें दुश्चिंता पैदा होती है? ईगो में होती है। ईगो मतलब स्वयं में होती है। तो स्वयं
अपना बचाव करने के लिए कुछ रक्षा युक्तियां काम लेता है ना। किससे बचाव करने के लिए? दुश्चिंता से बचाव के लिए या दुश्चिंता से छुटकारा पाने के लिए स्वयं ईगो या एक व्यक्ति जिन युक्तियों को, जिन तरीकों को, जिन रास्तों को काम लेता है, उन्हीं रास्तों को हम क्या कहते हैं? रक्षा युक्तियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है रक्षा युक्तियों की अर्थ या प्रकार, है ना। किसने दी रक्षा युक्तियां? कौन है इनका जनक? सिगमंड फ्रायड, है ना। रक्षा युक्तियों का जनक कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड तथा इसकी पुत्री थी सिगमंड फ्रायड की अन्ना फ्रायड, है ना। दोनों सिगमंड फ्रायड और अन्ना फ्रायड। ठीक है, अब ये तो बात हो गई रक्षा युक्ति क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? रक्षा युक्ति। टॉपिक पर जाने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे पिछले वीडियो आपको पसंद आए हो, तो मेरे YouTube चैनल क्वालिटी क्लासेस GGC को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ आपको कि इसकी मेरे जो मैं वीडियो डालता हूँ, इसका PDF के साथ साथ उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन गूगल फॉर्म पर भी आपको मैं सेंड करता हूँ। और उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाएं, पहुंचें और उसे प्रेस करें, लिंक करें, टच करें और आपके सामने होगा पूरा PDF मेरा गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म पर जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और मुझे सबमिट करें। जैसे आपका सबमिशन होगा, जैसे आप मुझे सेंड करेंगे अपना पेपर, उसके 2 मिनट बाद ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपके रिजल्ट आ जाएगा, कितने आपके मार्क्स आए, कितने अंक प्राप्त हुए, कितने क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है और गलत क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। ये सारी सुविधा मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं, रक्षा युक्तियां। दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। मैंने सारे शब्द दे दिए टाइटल में, है ना। रक्षा युक्तियों का और क्या नाम है? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बड़ा सीधा सा क्वेश्चन आया था इसी साल 2020 में, है ना। और उसमें बड़ा सीधा सा क्वेश्चन पूछा, लेकिन सब अटपटा ले लिया, नहीं समझ पाए स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है। और उसमें क्या लिया था? मानसिक मनोरचना, बस, है ना। एक सब मानसिक पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी मानसिक मनोरचना है, ये था। अब ये तो सभी को याद है, आप कहीं भी पढ़े तो याद है, लेकिन ये शब्द नहीं मिलेगा मानसिक मनोरचना क्या है। तो दोस्तों, इसलिए मैं सारे शब्द आपको ले लिए यहाँ पर। देखें, रक्षा युक्तियों को बचाव युक्तियां कहते हैं, रक्षा अभियांत्रिकी कहते हैं, मानसिक मनोरचना कहते हैं और इसी को कहते हैं प्रतिरक्षक प्रणाली। अंग्रेजी में एक ही शब्द है डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियां 2 प्रकार की होती है ना। दोनों प्रकार मैं आपके सामने लाया हूं बोर्ड पर। इसमें से पहला प्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना, मैं 100% बता रहा हूं। अगर पूछा उन्होंने 2 प्रकार कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां और अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां, है ना। प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको केवल इनके नाम याद रखने और मैं डिटेल से अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों को समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, उदाहरण से, है ना। इनको केवल आप नाम याद रखेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखा जाता है कि कौन सी रक्षा युक्ति प्रत्यक्ष है या कौन सी अप्रत्यक्ष है। तो 6 युक्तियां दोस्तों प्रत्यक्ष है, बाकी की सब अप्रत्यक्ष है ना। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियां क्या होती है वो भी समझ लें। प्रत्यक्ष युक्तियां किसको कहते हैं दोस्तों? तो देखो, ये तो समझ गए आपकी रक्षा युक्तियां क्या है? स्वयं का बचाव, है ना, चेतन का बचाव या दुश्चिंता से दूर होना,
युक्तियां कहलाती है ना। अब प्रत्यक्ष युक्तियां क्या है? तो दोस्तों ऐसा तरीका जिसको हम पूरी तरह चेतन में होकर या पूरी तरह सोच समझकर तर्क से विवेक से जब हम कोई युक्ति काम लेते हैं, तर्क से विवेक से चेतन से जब हम कोई युक्ति काम लेते हैं तो वो कौन सी होती है? प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति है ना। तो क्या बोला मैंने? तर्क विवेक और चेतन है ना, इनसे जब हम किसी युक्ति को काम लेते हैं, मतलब सोच समझ करके हम कोई युक्ति काम लेते हैं तो वो कौन सी होती है? प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति। ठीक है, अब बात आती है अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति क्या है? तो इसका उल्टा कर दो प्रत्यक्ष का। क्या? कि जिसमें कोई तर्क नहीं, जैसे मौका मिला, जब मौका मिला हमने उस कोई सी युक्ति को काम ले लिया। क्योंकि दोस्तों ये होता है जीवन में। क्यों? देखो आपने समायोजन में मैंने एक पॉइंट बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है ना। क्यों चलती है बार-बार? क्योंकि हर पल हम कुसमायोजित होते हैं। मैंने बताया ना कि चाय नहीं मिली सुबह की, कह दिया कि अरे यार बात मत करो, आज टेंशन में, तनाव में। तनाव क्या है? कुसमायोजन है ना। अरे यार बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, रिजल्ट आने वाला है 10वीं का, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। चिंता क्या है? एक क्या है चिंता? दुश्चिंता। मैंने बताया ना चिंता का दूसरा नाम दुश्चिंता क्या है? कुसमायोजन। तो हर पल व्यक्ति कुसमायोजित होता है और कुसमायोजन को दूर करने के लिए हम हर पल समायोजन करते हैं। ये समायोजित होना ही क्या कहलाता है? रक्षा युक्ति है ना। अब रक्षा युक्तियों में हम जब हमारे जैसा मौका मिला, जैसा हमें अवसर मिला, उसी युक्ति को हमने काम ले लिया। हमने ना कोई तर्क दिया, ना कोई विवेक काम में लिया, ना कोई चेतन काम लिया, हमने तो बस अपने आप को जैसे तैसे समायोजित कर लिया। कौन सी युक्ति कहलाएगी? अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति। और दोस्तों हम जीवन में हर पल ज्यादा से ज्यादा कौन सी युक्तियां काम लेते हैं? अप्रत्यक्ष युक्तियां काम लेते हैं, है ना। अब कौन अप्रत्यक्ष युक्तियों की मैंने पूरी टेबल आपके सामने दी है ना। एक बार मैं पढ़कर बता रहा हूँ जल्दी से। दमन, शमन, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, अस्वीकरण, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन, मार्गांतरीकरण, क्षतिपूर्ति, अंतःप्रेक्षण, अन्यारोपण, दिवास्वप्न और रूपांतरीकरण। ये हमारी सारी अप्रत्यक्ष रक्षा है ना। प्रत्यक्ष कौन कौन सी है दोस्तों? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अब इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कौन सी रक्षा युक्ति प्रत्यक्ष है या कौन सी अप्रत्यक्ष है, तो उसमें इसको जरूर देते हो, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। क्यों देते हैं उसका भी कारण समझ लो। क्योंकि ऐसी रक्षा युक्तियां प्रत्यक्ष में आएंगी, जैसे एक आएगा विस्थापन, ये आ गया विस्थापन, है ना। तो विस्थापन है प्रत्यक्ष और प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष है। तो लड़के हम भूल जाते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक लक्ष्य के स्थान पर दूसरे लक्ष्य को स्थापित कर लेना। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको कि आईएएस की तैयारी की लेकिन सफलता नहीं मिली, अब सफलता नहीं मिली तो टेंशन, सही है ना। उस समय जरूर तुम क्या करें कि चलो यार कोई बात नहीं, हम आईएएस तो नहीं बन पाए लेकिन अब मैं टीचर की तैयारी कर लूंगा। तो लक्ष्य बदल लिया हमने, लक्ष्य छोड़ा नहीं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर दिया, है ना। तो कैसी युक्ति हो गई दोस्तों? प्रत्यक्ष हो गई। दूसरी, बाधाओं का निस्तारण, मतलब बाधा जो आई है उसको दूर कर लेना, निस्तारण कर लेना। तीसरी, अन्य मार्ग खोजना, मतलब दूसरे मार्ग पर चले जाना। आक्रामक व्यवहार करना, है ना, समझौतावादी व्यवहार करना और पलायन। एक ये इंपॉर्टेंट है, पलायन। क्यों पलायन किसे कहते हैं? भाग जाना, है ना। मतलब भागना कहां से? किसी जगह से या किसी लक्ष्य से। कि एक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, हमने उसको छोड़ दिया, फिर हमने और दूसरा लक्ष्य तय ही नहीं किया। देखो एक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, दूसरा तय कर लिया, तो वो तो क्या होगा? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लेकिन हमने
हमने फिर कोई लक्ष्य तय ही नहीं किया दूसरा, वो क्या है? पलायन, है ना? तो पलायन भी इम्पोर्टेंट, पलायन को मैं और समझाऊंगा आपको बाद में, जब प्रत्यक्ष समझाऊंगा तब, तो इम्पोर्टेंट है ये, अभी आप इनको याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों का वर्णन करेंगे, समझाऊंगा मैं आपको, है ना? एक चीज और आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रक्षा युक्तियों का मैंने अर्थ समझाया था, उसमें फ्रायड ने एक परिभाषा दी है, वैसे मैं पीडीएफ यदि आप पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्या कहा फ्रायड ने रक्षा युक्तियों के बारे में, कि रक्षा युक्तियां वास्तविकता को विकृत कर, रक्षा युक्तियां वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को दूर करने का एक उपाय है ना? रक्षा युक्तियां वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को दूर करने का एक उपाय है। वास्तविकता को विकृत कर मतलब विकृत, मतलब वास्तविकता को हटा देना, वास्तविकता को खत्म कर देना, है ना? अब समझ जाओगे, अभी अब जब मैं इनको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखना, वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को दूर करने का उपाय क्या है? रक्षा युक्ति। कुल मिलाकर के हमें दुश्चिंता को दूर करते हैं, मतलब हमारे अंदर से चिंता पैदा हो गई, उस चिंता को हम खत्म करते हैं किसके द्वारा? रक्षा युक्तियों के द्वारा। लेकिन कैसे? फिर बताया कि वास्तविकता को विकृत कर, मतलब जो वास्तविक स्थिति है उसको हम बिगाड़ देते हैं। जैसे उदाहरण दें, परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी द्वारा, सीधा सा उदाहरण ले रहा हूं जो आपने पढ़ा होगा, परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी द्वारा पेपर को कठिन बता देना। वास्तविकता तो क्या है कि परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी, है ना? लेकिन अब टेंशन तो हुआ, लेकिन आप सोचोगे यदि उसी टेंशन को बनाए रखे तो पूरी जिंदगी तक कहां तक टेंशन रखेगा? तो तुरंत हम क्या कर लेते हैं, अब टेंशन को मतलब चिंता हुई तो तुरंत हम क्या कर लेते हैं? कोई रक्षा युक्ति काम ले लेते। कैसे? करे यार मैं क्या करूं, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी, ये तो पेपर ही बहुत कठिन आ गया इसलिए फेल हुआ, वरना मैं तो फेल नहीं होता, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया इसलिए फेल हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस कह देना क्या हो गई? रक्षा युक्ति हो गई। मतलब ऐसा सोचने से तुरंत हमने अपने स्वयं का बचाव कर लिया, है ना? अब वास्तविकता तो क्या थी कि फेल हुआ, है ना? लेकिन अब वास्तविकता को विकृत कर दिया, मतलब उसको हमने नजरअंदाज कर दिया और दुश्चिंता को दूर कर दिया। ये मैंने उदाहरण दिया आपको, प्रक्षेपण जो आपको आया ना यहाँ पर, प्रक्षेपण, ये पेपर का परीक्षा में फेल होना किसका उदाहरण है? प्रक्षेपण का उदाहरण है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। और पहली रक्षा युक्ति मैं आपको समझा रहा हूं, दमन, है ना? दमन, है ना? रिप्रेशन। तो दोस्तों दो रक्षा युक्तियों को मैं एक साथ समझाऊंगा, दमन और शमन, रिप्रेशन और सप्रेशन। ठीक है, तो दोनों एक साथ समझ में देखें, बस एक एक शब्द याद रखना। अब रक्षा युक्तियों में आपको समझना है, ज्यादा रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें मात्र एक वर्ड रक्षा युक्ति को बदल देगा, एक उदाहरण रक्षा युक्ति को बदल देगा, है ना? तो देखो, दमन और शमन दोनों में ही एक तो ध्यान रखना कि दोनों में ही दमन और शमन में व्यक्ति अपने बुरे विचारों, है ना, बुरी भावनाओं को चेतन से उठाकर अचेतन में ले जाता है ना? क्या है? बुरी भावनाओं को चेतन से अचेतन में ले जाना। बुरी भावनाएं, बुरे विचार या अधूरी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, मतलब चेतन के बुरे विचारों को अचेतन में ले जाना ही क्या है? दमन भी है और शमन भी है। अब अंतर क्या है दोनों? अंतर एक छोटा सा क्या है? दमन की जब बात करते हैं हम, है ना, तो बस याद रखना
अनजाने में, अनजाने में या बलपूर्वक, अनजाने में या बलपूर्वक, है ना। और शमन में क्या आएगा, जानबूझकर, जानबूझकर या सोच समझकर या चेतन से, यह अंतर है। अब देखो कि जब व्यक्ति बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को अनजाने में, है ना, बलपूर्वक चेतन से अचेतन में ले जाता है। दोबारा सुन लें, जब व्यक्ति अनजाने में बलपूर्वक अपने बुरे विचारों को, अपनी अतृप्त इच्छाओं को या अपने बुरे भावनाओं को चेतन से उठाकर अचेतन में भेज देता है, तो कौन सी रक्षा युक्ति होती है, दमन, दबा देना, है ना। अपन कहते हैं ना दमित इच्छाएं, दमित इच्छा क्या है, हमने अनजाने में हमारी इच्छाओं को कहां भेज दिया, अचेतन में भेज दिया, ठीक है। और जब व्यक्ति अपने बुरे विचारों को जानबूझ करके, सोच समझ करके अचेतन में भेजता है, तो वो क्या कहलाएगा, शमन। समझे आप? दूसरे शब्दों में समझ लें कि हमें अच्छे से पता है कि मैं मेरे चेतन के विचारों को भुला रहा हूं, अचेतन में ले जा रहा हूं। अचेतन में ले जाने का होता है मतलब भुला देना, तो चेतन से हटा देना और काम भेज देना, अचेतन में भेज देना, है ना। तो जब हम किसी बुरी भावना को, बुरे विचारों को भुला देते हैं, जानबूझकर भुला देते हैं, हमें अच्छे से पता है कि मैं इस चीज को भुला रहा हूं, है ना, तो कौन सी युक्ति है, शमन। और जब हमें कोई पता नहीं होता, वो बुरी भावना, बुरे विचार पता नहीं कब हमारे चेतन से हटकर अचेतन में पहुंच गए, मुझे इसका कोई पता नहीं है, हम भूल गए, वो कौन सी होगी, दमन। समझ गए? एक उदाहरण देख लें, एनसीईआरटी किताब का उदाहरण है जो पहले आ चुका भी है, कि जैसे आ गया है क्वेश्चन कि मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। मैं नहीं जानता मतलब मुझे तो पता नहीं है, तो क्या हो गया, दमन है समन, दमन हुआ ना, दमन क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, और मुझे पता नहीं है तो मतलब क्या है, अनजाने हुआ ना। और एक दूसरा उदाहरण देख, उदाहरण दे रहा हूं, अरे जाने दो यार कोई बात नहीं, कह देते ना अपन। जैसे किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर के लिए बुरा कह दिया, तो टीचर है भाई, वो तो माफ करना जानता है, अब उसने सोच समझ करके कह दिया कि कोई बात नहीं यार, जान दे, है ना। इसका मतलब वो स्टूडेंट ने जो कुछ बुरा कहा, वो टीचर को बुरा तो लगा, उसके चेतन में तो बुरी बात आई, लेकिन तुरंत वो कहां भेज दिया उसने, बुरी बात को चेतन से हटाकर अचेतन में भेज दिया, है ना। कैसे भेजा, जानबूझकर भेजा, सोच समझकर भेजा, पूर्णतः चेतन अवस्था में आकर भेजा। कहा, और देखो, अरे यार कोई बात नहीं, जाने दो, है ना। इसका मतलब मैं सोच समझ कर कह रहा हूं कि जाने दो यार, मरने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हो जाती है ना। तो जानबूझकर भेजा, समझ गया, तो क्या हुआ, वो शमन। और वही दोस्तों, शमन का हिंदी शब्द आप देखेंगे डिक्शनरी में, तो शमन का मतलब होता है इच्छा पूर्वक। क्या होता है शमन का, इच्छा पूर्वक, मतलब सोच समझ करके हमने चेतन के बुरे विचारों को अचेतन में भेज दिया, शमन। और अगर हमें अनजाने में चेतन के विचार अचेतन में गए तो तम। अब ये आज तो सीधा लगेगा आपको, लेकिन उदाहरण से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आता तो हम भूल जाते हैं। मैंने बहुत उदाहरण दे दिया आपको, है ना। एक उदाहरण अच्छे से याद रखना दोनों के। क्या, एक तो दिया मैंने, अरे यार मुझे पता नहीं भाई मैंने ऐसा क्यों कहा, तो ये तो क्या होगा, पता नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनजाने में हुआ,
दमन। और अरे यार कोई बात नहीं, जाने दो, इस पर मुझे पता है, तो क्या हो गया, शमन। ठीक है, अब दो तीसरी व्याख्या युक्ति हम लेते हैं, कौन सी है, प्रक्षेपण। दो समझ में आ गए आपके, दमन और शमन, है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि यदि कोई प्रॉब्लम आए, समझ में नहीं आए, तो मुझे आप वाई फोन या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप डिस्कस करके ये डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तीसरा, अगला देखते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है ना। अब मैं यहाँ भी दोनों को एक साथ समझाऊंगा। एक तो प्रक्षेपण और एक है दोस्तों युक्तिकरण, है ना। युक्तिकरण के और कई नाम है, इसी को हम कहते हैं औचित्यकरण। युक्तिकरण को क्या कहते हैं, औचित्यकरण, और इसी को हम कहते हैं तर्क संगतिकरण, है ना, रेशनलाइजेशन। ये हो गया प्रोजेक्शन। युक्तिकरण, औचित्यकरण, तर्क संगतिकरण, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। और एक क्या है, प्रक्षेपण। तो पहले प्रक्षेपण को देखो। अब ये दोनों लगभग एक जैसी है, हल्का सा अंतर, वो अंतर को अर्थ को समझना अच्छे से। देखो, प्रक्षेपण मीन्स होता है, मैंने आपको पहले बता रखा, प्रक्षेपण मीन्स होता है फेंकना। एक वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर फेंक देना, क्या कहलाता है, प्रक्षेपण, है ना। तो प्रक्षेपण यहां पर क्या है, इसको आप समझो। स्वयं के विशेषक, विशेषक मीन्स क्या होता है, मैंने व्यक्तित्व में आपको पढ़ा रखा, विशेषक मीन्स गुण, है ना। तो स्वयं के विशेषक को दूसरों पर आरोपित कर देना, मतलब स्वयं के विचारों को, विशेषक मतलब गुण या विचार, स्वयं के विचारों को दूसरों पर आरोपित कर देना, क्या है, प्रक्षेपण, है ना। अब सीधी भाषा में समझे। एक तो ये हो गया स्वयं के विशेषक को दूसरों पर आरोपित कर देना, स्वयं के विचारों को दूसरों पर थोप देना, क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। दूसरे शब्दों में समझे प्रक्षेपण क्या है, अपने अंदर के विचारों को, अपने उग्र विचारों को, अपने आक्रोश को, ध्यान रखना, उग्र या आक्रोश या गुस्से को किसी दूसरे व्यक्ति पर थोप देना, क्या है, अपनी चिंता को अपने ऊपर नहीं दूसरे पर थोप देना, क्या है, प्रक्षेपण, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, क्या, परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पत्र को कठिन बता देना, है ना। एक और उदाहरण इसी का है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ये तो सुनोगे आप, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। अब दोनों उदाहरण में देख लो, इसी को ले लो, नाच ने जाने आंगन टेढ़ा। अब देखो आप क्या बताया मैंने अर्थ, कि अपनी कमियों को, अपनी असफलताओं को, अपने आक्रोश को, अपने विशेषक को, अपने विचारों को दूसरों पर थोप देना, है ना। अब देखो, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, है ना, मतलब जानती तो नाचना है नहीं, तो कमी तो खुद में है ना। अब वो जब उसको उतारा गया मैदान में, नाचो, नहीं नाच पाई, अब क्या करें, क्यों नहीं नाच पाई, क्योंकि खुद में कमी है, वो नाचना जानती नहीं है। तो असफलता तो किसके कारण है, खुद के कारण, उस महिला में। लेकिन थोप किसने दिया उस असफलता को, किस पर थोप दिया, आंगन टेढ़ा। कह रहे मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अच्छा नाचना जानती हूँ, लेकिन आंगन ही टेढ़ा है। आंगन मतलब जमीन ही टेढ़ी है, उबड़ खाबड़ है, इस पर कैसे नाचूं, मुझे तो समतल जगह चाहिए। तो किस पर थोप दिया उसने, उस जमीन पर थोप दिया, मतलब अपनी असफलता को दूसरों पर थोप देना, क्या है वो, क्या है, प्रक्षेपण, है ना। ऐसी परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पत्र को कठिन बता देना। फेल किसके कारण हुआ, वो खुद के कारण, लेकिन किस पर थोप दी उस असफलता,
उस प्रश्न पत्र पर थोप दी। अगर आप सोचो कि यदि प्रश्न पत्र कठिन था, प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस था, तो सारे विद्यार्थी फेल होने चाहिए थे और तो पास हुए अच्छे नंबर से। खुद किस पर थोप दिया? प्रश्न पत्र पर थोप दिया। ठीक है दोस्तों, है ना? समझ गए? ये प्रक्षेपण है। इसमें और चीज याद रखना, एक बात और याद रखना दोस्तों, प्रक्षेपण एक तो मैंने दो बातें बता दी, अपने विशेषक को दूसरे पर थोप देना या अपने स्पर्धा को दूसरे पर थोप देना, क्या है? प्रक्षेपण, है ना? इसमें एक चीज और याद रखना दोस्तों, वो क्या है कि इसमें मतलब इस प्रक्षेपण जो युक्ति है, इसमें व्यक्ति अपने अंदर के विचारों को, है ना, अंदर के विचार मतलब अपनी अवांछनीय, बहुत अच्छा शब्द है, अपनी अवांछनीय इच्छाओं को, है ना, अपनी अवांछनीय क्या है? अपनी अवांछनीय, अवांछनीय मतलब गलत इच्छा, बुरी इच्छा, है ना, अपनी अवांछनीय इच्छाओं को बाहर निकालता है, अंदर से बाहर निकालता है, अवांछनीय इच्छाओं को अंदर से बाहर निकालता है ना? इसीलिए अब महत्वपूर्ण चीज है PAT, CAT, शाही धब्बा। अब आप बताओ कैसे परीक्षण है व्यक्तित्व के? सोचो आप, कैसी विधियां हैं? प्रक्षेपी विधियां है ना? आ गई ना वही प्रक्षेपी विधियां हैं। तो ये जो विधियां हैं, और प्रक्षेपी विधियों में क्या होता है? व्यक्ति अचेतन में होता है, मतलब उसके पास कोई तर्क नहीं है, उसके पास कोई विवेक नहीं है। यही बताया मैंने व्यक्तित्व मापन में, ध्यान उस वीडियो को दोबारा सुनना, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में, है ना, यही चीज आएंगी, है ना, और डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है ना? तो अब आप देखें, तो ये जो विधियां काम ली जाती हैं वो कौन सी युक्तियों में काम ली जाती है? प्रक्षेपण युक्ति में काम ली जाती है। और इनके द्वारा अब देखो अपनी अवांछनीय इच्छाओं को अंदर से बाहर निकालता है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो बुरी भावना भरी पड़ी है, उन बुरी भावनाओं को व्यक्ति अपने आप ही बाहर निकाल देता है। कैसे? एक उदाहरण दे दो आपको एक जनरल उदाहरण, व्यवहार में कुछ काम आता है कि एक गुस्सैल व्यक्ति हमेशा दूसरे को गुस्सैल बताएगा। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे अंदर गुस्सा भरी पड़ी है तो मैं तो कहूंगा नहीं कि मैं गुस्से हूं, मैं दूसरे को बताऊंगा कि अरे उससे तो बहुत गुस्सा था। तो इसका मतलब दूसरा सामने वाला समाज समझ जाएगा कि ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को बता रहा है ना? जैसे एक उदाहरण आता है कि एक कामुक व्यक्ति हमेशा महिलाओं को बुरा चरित्र का बताता है। बहुत अच्छा उदाहरण लिया मैं। कामुक व्यक्ति हमेशा महिला को बुरे चरित्र की महिला बताता है। इसका मतलब क्या है? ये विधि कहती है कि उस व्यक्ति ने अपने अंदर की अवांछनीय इच्छा को बाहर निकाल दिया, तो समाज को बता दिया कि मैं बुरा हूं, मैं काम हूं। और यही पर PAT, CAT और शाही धब्बा से परीक्षण होता है। तो ये भी याद रखना, PAT, CAT, शाही धब्बा, स्वप्न विश्लेषण, है ना, ये जो प्रक्षेपण विधियां हैं कौन से युक्ति में काम आती है? प्रक्षेपण युक्ति में काम। ठीक है दोस्तों, अब इसी को देखते हैं फिर दूसरा प्रक्षेपण समझ में आ गया। युक्तिकरण, युक्तिकरण क्या है ना? तो देखो बस इतना से याद रखना कि प्रक्षेपण में व्यक्ति, अंतर याद रखना प्रक्षेपण और युक्तिकरण में, है ना दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि देखो वीडियो में आप कोई भी वीडियो देख लें, इतना डिटेल से नहीं समझाएगा जितना मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूं। मैंने भी कई वीडियो देखे, सारी युक्तियों को एक वीडियो 40 मिनट में पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते, कुछ नहीं समझाते, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में समझा दूं, फिर भी मैं बार बार आपसे कहता हूँ PDF के में मेरे नोट्स जरूर पढ़ा करो, है ना। बिना नोट्स पढ़े आपको सारी चीज, सारा कंटेंट नहीं मिलेगा दोस्तों, प्लीज,
वीडियो के बाद नोट्स जरूर पढ़ा करो, जो मैं पीडीएफ आपको भेजता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। अब इन दोनों में अंतर देखो। प्रक्षेपण में क्या है कि अपनी असफलता को व्यक्ति ने दूसरे पर थोपा। अब वो दूसरा कौन था ये उसे पता नहीं, कोई भी हो सकता है वो दूसरा। जैसे मैं उदाहरण दूं कि फेल हुआ विद्यार्थी अपने खुद के कारण फेल हुआ, किस पर थोप दिया? प्रश्न पत्र पर, कि कठिन प्रश्न पत्र आ गया। अब एक दूसरा बालक जो फेल हुआ वो हो सकता है ये कह दे, एक ने तो क्या कहा यार क्वेश्चन पेपर कठिन आ गया इसलिए मैं तो फेल हुआ। एक ये कह सकता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, तो मैं क्या करूं, मैं तो तैयारी करके गया, तो उसने आउट ऑफ सिलेबस पर थोप दिया। एक ऐसा कह सकता है कि यार मैं क्या करूं, जब मैं परीक्षा दे रहा था तो उस समय लाइट चली गई आधे घंटे के लिए, मैं तो पसीना पसीना हो गया, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैं तो लिख ही नहीं पाया, वरना बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी थी। किस पर थोप दिया? लाइट पर थोप दिया। एक ने कह दिया यार मैं क्या करूं, घर वालों से बहुत कहा, मैंने कहा मुझे मोटरसाइकिल दे दो, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा सेंटर पर, नहीं दी उसने, मैं 1 घंटा लेट पहुंचा, मेरा निकल गया टाइम, मैं तो पूरे सॉल्व भी नहीं कर पाया, बाकी मैं तो एक क्वेश्चन को जानता हूँ। कुल मिलाकर बालक प्रक्षेपण में अपनी असफलता को किसी पर भी थोप सकता है। किसी ने कठिन प्रश्न पत्र, किसी ने आउट ऑफ सिलेबस, किसी ने लाइट, किसी ने मोटरसाइकिल, मतलब कोई तर्क नहीं है ना, कोई युक्ति या कोई औचित्य नहीं है। अब देखें युक्तिकरण, नाम ही क्या है, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण या औचित्यकरण, एक ही बात है। तो दोस्तों बस इतना याद रखना, एक तो इसमें व्यक्ति अपनी असफलता को किसी पर भी थोप देता है, और युक्तिकरण में व्यक्ति अपनी असफलता को उसी व्यक्ति पर या उसी वस्तु पर थोपता है जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के कारण उसे असफलता मिली। ठीक है, समझे आप? क्या प्रक्षेपण में अपनी असफलता को किसी पर भी थोप सकता है, और युक्तिकरण में अपनी असफलता को उसी व्यक्ति पर, उसी वस्तु पर थोपता है जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के कारण उसे असफलता मिली। ये है ना। अब आप सोचते रहना मैंने क्या कहा, बार बार इस शब्द को सुनना, वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं युक्तिकरण, है ना। युक्तिकरण का उदाहरण क्या है, सीधा सा उदाहरण ले रहा हूं पहले। अंगूर खट्टे हैं, है ना, अंगूर खट्टे हैं। अब देखो लोमड़ी वाली कहानी, अंगूर खट्टे हैं, मतलब लोमड़ी को अंगूर हाथ नहीं आए, तो लोमड़ी ने क्या कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। अब आप सोचो कि असफलता किसके कारण मिली, क्यों नहीं हाथ आए? लोमड़ी के कारण, क्योंकि लोमड़ी का कद छोटा है और अंगूर ऊंचाई पर है, तो अंगूर क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोमड़ी का कद छोटा है। तो असफलता क्यों मिली? खुद के कारण, लोमड़ी के कद के कारण। लेकिन उसने किस पर थोपा? अंगूरों पर थोपा, है ना, और तर्क दिया, है ना, तर्क दिया इसमें तर्क। यही तो बात है, प्रक्षेपण और युक्तिकरण में अंतर यही तो है, इसमें कोई तर्क नहीं है ना, और इसमें तर्क है ना। तो इसमें तर्क दिया लोमड़ी ने कि अंगूर खट्टे हैं। कैसे हुआ ये तर्क बताओ? हुआ तर्क, सही बात है, अंगूर खट्टे होते हैं। तो लोमड़ी को हाथ नहीं आया, तो उसने समाज में अपनी बेइज्जती को बचाए रखने के लिए, मतलब बेइज्जती न हो, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए लोमड़ी ने ये सोच लिया कि कोई कहेगा ना मेरे से, कह रहे देखो क्यों नहीं आता है तेरे अंगूर, तो कह दूंगी मैं, तो कह रहे मैंने तो कोशिश ही नहीं की, है ना, क्योंकि अंगूर तो खट्टे थे वो, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की, बना जाते आप। तो अब बताओ तर्क है कि नहीं? तर्क है। क्यों? क्योंकि उसने सही कहा कि अंगूर खट्टे होते हैं। अगर वो ये कहती अरे पेड़ लंबा है ना, अंगूर तो मीठे हैं लेकिन पेड़ लंबा है, तो तर्क नहीं था, है ना। अंगूर खट्टे होते हैं, तर्क है। तो अब इसने अब क्या कह दिया, क्या कर लिया? जो उसकी कमी थी उसने तर्क के द्वारा उस कमी को दूर कर दिया। ये युक्तिकरण कहलाता है,
है ना। और एक पॉइंट और इसमें याद रखना, युक्तिकरण में क्या होता है, इसमें व्यक्ति तर्कहीन, क्या है, इसमें व्यक्ति तर्कहीन, लिख दो इसको, इसमें तर्कहीन व्यवहार को तर्क पूर्ण बनाता है। तर्कहीन व्यवहार को तर्कपूर्ण बनाता है ना। हुआ कि नहीं, अंगूर खट्टे हैं, ये बात साबित देखो, तो अंगूर खट्टे हैं, खट्टे होते हैं, तो कैसा बना दिया उसने, अपना व्यवहार तर्कपूर्ण बना दिया, तो इसमें कोई तर्क नहीं होता। समझ गया प्रक्षेपण को और युक्तिकरण, ठीक है। अब इसके और कई उदाहरण है, जैसे एक मैंने दिया अंगूर खट्टे हैं, एक दिया मैंने नींबू मीठे हैं। नींबू मीठे हैं भी किसका उदाहरण है, इसी का है ना, किसका, औचित्यकरण का। और एक और देखें, बहुत अच्छा उदाहरण है एनसीईआरटी का, कि एक तो मैंने उदाहरण दिया कि परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पत्र को कठिन बता देना, वो तो किसका हुआ, प्रक्षेपण का। और एक युक्तिकरण का उदाहरण देखो, ऐसा है, परीक्षा में फेल होने के बाद बालक विद्यार्थी द्वारा ये सोचकर नया पेन खरीदना कि मैं अगली परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से पास होऊंगा, ये सोचकर नया पेन खरीदना, तो नया पेन खरीदना क्या है, क्या सोचा उसने कि नया पेन ले लेता हूं, जब मैं इससे अच्छी मेहनत करूंगा और अच्छे अंक लाऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या कि पुराने पेन से कम अंक आए, नए पेन से ज्यादा आए, नहीं होता। तो तर्कहीन व्यवहार, लेकिन उस बालक ने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए तर्कपूर्ण बना दिया उसे तर्कहीन व्यवहार को। कैसे, यही तो हमारे हम कर क्या रहे हैं रक्षा युक्तियों में, अपने आप को संतुष्टि तो कर रहे हैं कि अरे मैंने ऐसा कर लिया, अब मैं संतुष्ट हो गया। तो उसने नया पेन खरीद कर अपने आप को संतुष्ट कर लिया कि आज से मैं और बहुत अच्छी तैयारी करूंगा। ये है आपका दोस्तों युक्तिकरण, ठीक है दोस्तों। अभी से केवल मैंने आपको 4 रक्षा युक्तियां बताई हैं, रक्षा युक्तियां बहुत है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं एक वीडियो में सारी पूरी कर दूं, है ना, बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो ये कहूंगा कि सारे वीडियोस मेरे देखना और सबको लिंक करके देखना, सारे दोनों वीडियो। कल शायद मैं पूरा कर दूंगा इसको, तब आपकी सारी रक्षा युक्तियां समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं यदि आज ही एक वीडियो में करूंगा तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, है ना। और मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देखते। थैंक यू, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा।